किसी भी सरकार की दिशा और दशा दोनों को दर्शाने की जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है उनका बजट। एक बजट के गहन परीक्षण पे आप उस सरकार के वित्तीय हालात, उस राज्य के वित्तीय हालात के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जो कि आपको शब्दों में बयान नहीं किया वो होगा। जब आप बिहार के बजट के आंकड़ों का गहन परीक्षण करते हैं, तो यू विल कम अक्रॉस वेरियस पैराडॉक्सेस व्हिच हैव नेवर बीन पुट इनटू द पब्लिक। बहुत सारे विरोधाभासों से हमारा बजट का डॉक्यूमेंट भरा हुआ है। बिहार का पैराडॉक्स, सहायता अभिशाप सिंड्रोम, एड कर्ज फेनोमेना। बिहार सरकार को हमेशा केंद्र सरकार से मिलने वाले वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में जो हिस्सा होता है सबसे दूसरे स्थान पर है। वो सहायता हमें इसलिए प्रदान की जाती है ताकि हम अपनी वित्तीय क्षमता को विकसित कर सकें। लेकिन पिछले 20 साल के आंकड़ों के गहन विश्लेषण पे यह देखने को मिल रहा है कि हम अपनी वित्तीय क्षमता न विकसित करके केंद्र से आने वाले राजस्व कर के ऊपर हमने अपनी डिपेंडेंसी बना रखी है। वस्तुतः होना यह चाहिए था कि समय के साथ धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए थी और हमारी अपनी वित्तीय क्षमता विकसित होनी चाहिए थी। सो ऐसा नहीं हुआ एंड दिस इज कॉल्ड, इकोनॉमिस्ट कॉल दिस फेनोमेना एड कर्ज सिंड्रोम। विरोधाभास नंबर 2, जब बिहार के पास अपनी वित्तीय क्षमता बहुत ही कमजोर वित्तीय क्षमता है, वैसी परिस्थिति में जो बिहार का रेवेन्यू रिसिप्ट वर्सेस जीएसडीपी का रेशियो है पूरे इंडिया में हाईएस्ट। सो एक ऐसा राज्य जिसकी वित्तीय क्षमता सबसे पुअर है और उसका रेवेन्यू रिसिप्ट बट जीएसडीपी का रेशियो पूरे देश में हाईएस्ट है। और रेवेन्यू जीएसडीपी का रेशियो एक बहुत ही अच्छे सूचकांक का दर्शक है, एक अच्छे सूचकांक को दर्शाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सो ये से भी समझना होगा कि हमारे यहाँ की वित्तीय क्षमता इतनी खराब होने के बावजूद इस सूचकांक हम इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगेन दिस इज द सेकंड पैराडॉक्स। नाउ कमिंग टू थॉट, पिछले 2011-12 से लेकर अभी तक के आंकड़ों उठा को देखेंगे तो बिहार ने कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्म्ड नेशनल ग्रोथ, नेशनल जीडीपी ग्रोथ। और कुछ एक वर्षों को छोड़ के बिहार ने सभी राज्यों को ग्रोथ दर में पीछे छोड़ रखा है। बट आप जब प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेंगे तो बिहार पीछे होता जा रहा है। जो गैप है नेशनल पर कैपिटा इनकम और राज्य के प्रति व्यक्ति आय, वो गैप बढ़ता जा रहा है। सो ये भी हमें समझना होगा कि ग्रोथ दर बढ़ने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय हमारी कम क्यों होती जा रही है। दिस इज अ थर्ड पैराडॉक्स। इस ऐसा अर्थशास्त्रियों का मानना है और इनफैक्ट कैग ने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है बिहार के बारे में कि जब भी किसी राज्य का जीएसडीपी बढ़ता है तो उस राज्य की अपनी राजस्व क्षमता और अपना जो कर का राजस्व होता है वो भी बढ़ता है। बट बिहार में हमारे जीडीपी में ग्रोथ आने के बावजूद भी हमारा जो कर राजस्व है, जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट हैज रिमेन स्टैग्नेंट। दिस इज द फोर्थ पैराडॉक्स एंड फिफ्थ एंड लास्ट पैराडॉक्स इज अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। जब बजट अनुमान में जो आंकड़े आते हैं, बजट एस्टिमेट के जो आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े और जो एक्चुअल रिवाइज एस्टिमेट होते हैं बहुत ज्यादा का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल 2023-24 के बजट में बिहार का फिस्कल डेफिसिट वाज कैलकुलेटेड अराउंड 2.98%, जो कि हमारे 3% के आंकड़े से कम है। लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में दिस नंबर रीच टू 8.98%। इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन, 300% का उछाल, मतलब आप अपने स्टैंडर्ड गोल से 300% डेविएट किए हैं। सो ये कहीं ना कहीं आपके बजटरी फोरकास्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इन्हीं सभी विरोधाभासों के बीच में ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं जो कि शब्दों में नहीं लिखा हुआ होता है। आज हम उन्हीं सी चीजों को समझेंगे। आई एम प्रगेश, द फाउंडर ऑफ प्रगेश आईएएस। लेट्स स्टार्ट द बिहार बजट 2024-25। शुरू करते हैं। बजट में दो चीजें होती हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। एक तरफ हमारा आय होता है और एक तरफ हमारा व्यय होता है। सो बजट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो आपके आय और आपके व्यय दोनों को दर्शाता है। आय के थ्रू आप ये जानते हैं कि कौन से हमारे मद हैं, व्हिच आर द रिसोर्सेज व्हिच आर मोस्ट पावरफुल रिसोर्सेज augmenting the revenue resources और capital resources of the state। वहीं पे दूसरे हमारे खर्च होते हैं जो हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं या फिर हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर को दर्शाते हैं। सो बजट इज फर्स्ट, हम बजट को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अगेन जो हमारा आय होता है उसको हम आय को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर
रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड इज योर कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्ति और कैपिटल रिसिप्ट दोनों फर्क इस बात का है कि रेवेन्यू रिसिप्ट उन आय के स्रोतों को दर्शाता है, उस आय को दर्शाता है, वैसे आय जो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी ना क्रिएट कर रहे हो, वैसे आय जो आपके एसेट्स को कम ना कर रहे हो। इकोनॉमी में जो रेवेन्यू रिसिप्ट का प्रॉपर डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ये है कि वैसे आय जो आपके ना तो एसेट्स को कम कर रहे हो, ना ही आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। सो उन सभी आय को हम रेवेन्यू वाले पार्ट में रखते हैं। अगर हम एक कॉमन हाउस होल्ड का एग्जाम्पल लें तो आपकी जो मंथली सैलरी आती है, वो सैलरी विल बी क्रेडिटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। और प्रॉपर एग्जाम्पल में लें तो अगर आपने कोई घर किराए पे चढ़ा रखा है, आपका अपना घर है, आपने उसे किराए पे चढ़ा रखा है और वहां से जो प्रति महीने रेंट आपको आता है, दैट रेंट विल बी रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन किसी कारणवश आपको वो घर बेचना पड़ गया और घर बेचने के कारण जो आपकी पैसे की प्राप्ति हुई, आपकी जो आमदनी हुई, दैट विल बी काउंटेड इन द कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि घर बेचने से आपका एसेट कम हो गया। जब तक आपने घर नहीं बेचा था वो आपके एसेट में काउंट हो रहा था। सो जितने भी ऐसे इनकम होते हैं जो कि आपके एसेट को कम नहीं करते या फिर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, दैट विल बी काउंटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके अपोजिट वैसे जो आपके एसेट्स को कम कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, दैट विल बी काउंटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। लोन दिया हुआ है, दैट लोन इज रिकवर्ड, सो प्रिंसिपल अमाउंट विल बी काउंटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। सो दिस इज अ बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। सो हम बिहार के रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करें, सो 2024-25 के बजट में टोटल अमाउंट दैट इज 2,26,798 करोड़। सो दिस इज अ गुड अमाउंट बिकॉज पिछले साल के बजट एस्टिमेट से इट इज 6.82% हाइयर। लेकिन अभी रियलिटी देखेंगे बिकॉज बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट में यह आंकड़ा चेंज हो चुका है। सो टोटल जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट रहा है 2024-25 का, वैसे आय के स्रोत जो हमारे ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते, वैसे आय के स्रोत जो हमारे पास फ्रीक्वेंट रिसोर्सेज से आते हैं, सो वो बिहार का है इस वित्तीय वर्ष के लिए 2,26,798 करोड़। अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट और बिहार के जीएसडीपी का रेशियो निकाल कर देखेंगे, सो इट विल कम अराउंड समवेयर 24-25%। सो रेवेन्यू रिसिप्ट और जीएसडीपी का रेशियो किसी भी देश, किसी भी राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है, उनके फिस्कल हेल्थ को दर्शाता है। और बिहार के अगर बारे में बात करें, 24-25% का जो रेशियो है, दैट इज हाईएस्ट इन इंडिया। मैं स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर स्टेट्स। दिस इज द हाईएस्ट इन इंडिया। सो यहां पे एक बहुत बड़ा विरोधाभास क्रिएट होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बिहार के वित्तीय हालत इतने ही अच्छे हैं, सो वो वित्तीय हालत हमें ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिखता? क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और जीएसडीपी का जो सूचकांक है, जो रेशियो है, ये जितना अच्छा, जितना ऊपर होगा उतनी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। यह इस बात को दर्शाता है कि आपके जीएसडीपी में बहुत जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो मोस्टली फॉर्मलाइज सेक्टर में है, तभी तो उन एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रहा है। सो अगर जीएसडीपी का रेशियो, रेवेन्यू रिसिप्ट और जीएसडीपी का रेशियो काफी ज्यादा है, तो इस बात को भी दर्शाता है कि बिहार इज अ वेरी हाई फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी। लेकिन धरातलीय स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। बिहार इज स्टिल अ स्टेट विच लैक्स ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, विच लैक्स ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, which lacks on urbanization. So how this indicator is telling a big lie. So once we start comparing this data with other states also, तो आपको यह समझ में आएगा कि ये वैसे राज्य जिनकी खुद की वित्तीय क्षमता बहुत कम है, उनका रेवेन्यू रिसिप्ट और जीएसडीपी का रेशियो बड़ा हाई निकल के आता है। लेट्स कंपेयर इट विद ओडिशा, लेट्स कंपेयर इट विद झारखंड। अब ओडिशा, झारखंड के भी रेशियो काफी हाई है। सो ये दर्शाता है कि इसके बावजूद इस आंकड़े में कुछ तो ऐसी बात है, इस रेशियो में कुछ तो ऐसी बात है जो छुपा रहा है। उसे समझने के लिए हमें रेवेन्यू रिसिप्ट के जो प्रॉपर कंपोनेंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। और अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट और जीडीपी केंद्र सरकार का देखें, इट इज लेस देन 10%।
जहां बिहार का 25% है, वहीं केंद्र सरकार का इट्स ओनली 10%, देन इट शोज या तो केंद्र सरकार इनएफिशिएंट है या तो फिर आंकड़े में कहीं ना कहीं झोल है। सो इस चीज को समझने के लिए वी हैव टू लुक इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। हमें राजस्व प्राप्ति के जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो भाग हैं, उनको समझना होगा। सबसे पहला कंपोनेंट होता है टैक्स रेवेन्यू। वैसे ये राजस्व जो कर के माध्यम से आते हैं, और टैक्स रेवेन्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। खास करके जो हम राज्यों के बजट के बारे में बात करते हैं तो कर राजस्व 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। वैसे राजस्व जो केंद्र सरकार के द्वारा हमें दिया जाता है, कर राजस्व का वह भाग जो हमें केंद्र सरकार से आता है। दूसरा वैसे राजस्व जो हमने खुद के कर से हमने कलेक्ट किया हुआ है, संग्रहित किया है। सो कमिंग बैक टू फर्स्ट, एक एक करके समझते हैं कि केंद्र सरकार से हमें कर राजस्व में हमें क्यों मिलता है। सो फर्स्ट गेटिंग इनटू द फैक्ट कि इंडिया इज अ कंट्री विच हैज asymmetrical फेडरलिज्म। असममित संघवाद वाला हमारा देश है। फिजिकल asymmetricity इज वेरी हाई इन इंडिया। वित्तीय असममिति बहुत ज्यादा है हमारे भारत में। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार के पास में राजस्व संग्रहण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। वहीं पे राज्यों के पास में खर्च करने की जिम्मेदारियां बहुत है। ऐसा आरबीआई के आंकड़े के हिसाब से मोर देन 2/3 एक्सपेंडिचर ओवरऑल इन नेशन इज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मेनली सारा का सारा कर संग्रहण करने की क्षमता है, दैट इज टैक्स कलेक्शन, टैक्स लेवी करने का जो पावर है, दैट इज लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज, इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए दे हैव इन्वेस्टेड अ मैकेनिज्म, एक परितंत्र की परिकल्पना की गई है हमारे संविधान में, दैट इज फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। सो वित्त आयोग करता क्या है, केंद्र सरकार के राजस्व में से, उस राजस्व में से राज्यों को उनकी भागीदारी दिलवाता है। और हर वित्त आयोग अपने फॉर्मूले बनाता है और उस फॉर्मूले के आधार पे प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोग का गठन होता है और वित्त आयोग उस फॉर्मूले पे अगले 5 साल तक केंद्र सरकार से राज्यों को उस कर में हिस्सा दिया जाता है। सो केंद्र सरकार से जब राज्यों को पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवोल्यूशन। और जो फिर आपस में राज्यों के बीच में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, दैट इज एक प्रॉपर फॉर्मूला बना के वित्त आयोग उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। और उसमें देखा यह जाता है कि वैसे राज्यों को ज्यादा पैसे दो जिनकी भी क्षमता कमजोर है। इट्स लाइक ए केयरिंग मदर जो अपने कमजोर बेटे के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है कि यार इस कमजोर बेटे को नीड्स मोर सप्लीमेंट, मोर न्यूट्रिशन, मोर इकोनॉमिक सपोर्ट, सो दैट ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। सो वित्त आयोग इज मेनली कंसर्न कि वैसे इक्विटी, समता पे विश्वास करती है और इक्विटी बेस्ड जस्टिस, फाइनेंशियल जस्टिस करने का प्रयास करती है ताकि फिस्कल इंबैलेंस खत्म हो सके और रीजनल डिस्पैरिटी, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, अंतरराज्यीय जो गैप है उस गैप को कम किया जा सके। सो खास करके रिसेंट के टाइम से वित्त आयोग के अनुशंसा के बाद से कमजोर राज्य जिनकी अपनी वित्तीय क्षमता बहुत मजबूत नहीं हो पाई है, उन राज्यों को ज्यादा राजस्व में हिस्सा मिलता है, केंद्रीय राजस्व में। सो सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है यूपी को, दैट इज अराउंड 17%, एंड नंबर 2 बिकम्स योर बिहार। सो बिहार के जो नंबर 2 पे बिहार का, चूंकि बिहार से जो केंद्रीय राजस्व जो पैसा मिलता है, दैट पैसा बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है और यह पैसा हमारा रेवेन्यू राजस्व में ऐड होता है। सो चूंकि ये अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट होता है, बिहार को पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, दैट्स व्हाई बिहार की जीएसटी उतनी बड़ी है नहीं जितना बड़ा इसका रेशियो दर्शा रहा है। चूंकि ये जो पैसा केंद्र से आने वाला जो पैसा है, उस पैसे के कारण यह रेशियो 25% तक पहुंच जा रहा है। वस्तुतः बिहार की अगर असली वो देखा जाए कि कितनी इसकी जीएसडीपी का अंदाज कितना होना चाहिए, इट विल बी कमिंग टू वेरी वेरी लेस, एंड फॉर दैट वी हैव टू लुक इनटू द बिहार का अपना राजस्व कितना है। सो कमिंग बैक टू सेकंड कंपोनेंट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू, स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, मतलब अभी जो हमने 2 भागों में से विभाजित किया कि केंद्र सरकार से मिलने वाला कर में भाग, दूसरा राज्य सरकार का अपना खुद का कर। सो बिहार का खुद का कर
बहुत कम है। जहां पे 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार से मिलने वाला जो कर है वो 1,13,011 करोड़ रुपए है, वहीं पे अपना कर का राजस्व इस महज 54,300 करोड़। सो यू विल सी कि यार बिहार गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आधे से भी कम जो इनका खुद का राजस्व है वो केंद्र से मिलने वाले राजस्व के तुलना में आधे से भी कम है। वहीं पे आप दूसरे स्टेट्स के से कंपैरिजन करें सो आप देखेंगे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अपना खुद का राजस्व इज मोर देन 75%, और उनका जो केंद्र पर डिपेंडेंसी, वो डिपेंडेंसी बहुत कम है। सो यहां पे एक और प्रश्न हमारे सामने निकल के आता है कि व्हाई बिहार इज हैविंग वेरी लेस ओन टैक्स रेवेन्यू, अपना खुद का राजस्व इतना कम क्यों है। सो वी विल आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट वाले पार्ट है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट में द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज टैक्स रेवेन्यू। और हमने देखा टैक्स रेवेन्यू के दो पार्ट है, एक जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है वित्त आयोग के अनुशंसा पे, दूसरा जो हमें मिलता है पैसा अपने राजस्व से। दूसरा कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो सर नॉन टैक्स रेवेन्यू वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी राजस्व के थ्रू नहीं मिलते बल्कि फीस, लाइसेंसिंग फीस, फाइन्स के थ्रू कलेक्ट होता है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू, दिस अमाउंट इज वेरी वेरी लेस। सो अगर बिहार सरकार के बारे में बात करें तो स्टेट का जो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है दैट इज महज 7,325 करोड़ रुपए। सो ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू कंपैरिजन में इट इज कमिंग टू जस्ट 2-3%। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज ग्रांट्स इन एड। अब ये क्या होता है ग्रांट्स इन एड? दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। सो हमारे संविधान में आर्टिकल 275 और अनुच्छेद 282 के अंतर्गत प्रावधान है अनुदान देने का, जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है। यह अनुदान, कुछ अनुदान वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर दिए जाते हैं उन राज्यों को जिन राज्यों के बजट के डेफिसिट होता है, जिन राज्यों के रेवेन्यू में डेफिसिट के कारण उन्हें अधिक सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये केंद्र सरकार के राजस्व मिलने वाले भाग से अलग होता है। उस अमाउंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी किसी राज्य को दिक्कत हो रही है अपने रेवेन्यू खर्च को मैनेज करने में, तो वैसे परिस्थिति में वित्त आयोग कैन हेल्प यू। ऑल्सो वित्त आयोग टाइट ग्रांट्स मतलब वैसे ग्रांट्स जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमें दिए जाते हैं अनुदान, दैट इज कॉल्ड टाइट ग्रांट्स। इसके अलावा केंद्र सरकार जो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, उन स्कीम में 60-40 डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो, तो केंद्र सरकार उस स्कीम को क्रियान्वयन करने के लिए जो अपना पैसा भेजती है दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रांट। सो ग्रांट्स इन एड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट स्पेशली फॉर स्टेट्स। सो बिहार सरकार के ग्रांट्स इन एड में बात करें तो 2024-25 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 52,160 करोड़ रुपए। सो टोटल हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट इज 2,26,798 करोड़। और केंद्र से कितना पैसा आ रहा है इसको जोड़ने के लिए जो हमारा केंद्रीय कर में हमारा हिस्सा है 1,13,011 करोड़, प्लस जो ग्रांट्स का पैसा मिला हमें सेंटर से दैट इज 52,160। सो जब इन दोनों को जोड़ के आप देखेंगे कि केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, कुल राशि कितना भाग है, इट इज कमिंग आउट टू बी 75%। सो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे बजट में जो मेन हमारा आय का स्रोत है, वो आय का स्रोत केंद्रीय ग्रांट्स पे हम टिके हुए, केंद्रीय कर में हमारा हिस्सा प्लस केंद्रीय ग्रांट, जो हमारा खुद का राजस्व है वो राजस्व बहुत कम है। और इस तरह से हम हमेशा अपने खर्चे के लिए केंद्र से आने वाले रुपए पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर केंद्र से पैसे आने कम हो जाए तो वी कांट स्पेंड एज पर आवर नीड्स। केंद्र से पैसे आने में लेट हो जाए, हमारे बिहार की योजनाएं रुक जाएंगी। लेट्स टॉक अबाउट अदर स्टेट्स। यू कैन सी ऑन द चार्ट कि बिहार इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, बिहार का जो अपना रेवेन्यू राजस्व है, अपना खुद का
tax revenue and non-tax revenue total, it is महज 29.8%. This is the RBI data. आफ्टर कोविड पैंडेमिक जितने भी कमजोर राज्य हैं, वित्तीय क्षमता वाले कमजोर राज्य, उन सबों की अपनी फिस्कल कैपेसिटी, अपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, एकमात्र बिहार को छोड़ के। बिहार का कलेक्शन घटा है उल्टा। सो ऐसी परिस्थिति में हमें समझना होगा कि केंद्र सरकार से जो हमें राजस्व में भाग मिलता है वित्त आयोग की अनुशंसा पे, उसका हम सही से सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल के अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखेंगे, सो हम लगातार 2005-6 में जो हमारा डिपेंडेंसी था रेवेन्यू रिसिप्ट में, सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन था, दैट वाज 77%। मतलब महज 23 रुपया 100 रुपए में से हम खुद का कलेक्ट कर पा रहे थे। 77 रुपए के लिए हम केंद्र पे डिपेंडेंट है। ठीक है, 2005-6 में अगर 77 था तो डेफिनेटली 20 साल में वी कैन एज्यूम इट विल कम डाउन टू 60, इट विल कम डाउन टू बिलो 60, 55, 50। ये 77 से बढ़ के इट रीच टू 80 अगले 2 सालों में। तो सबसे लोवेस्ट गया है आज तक, वो गया है 2013-14 में महज 68.80। और अगेन अभी 2022-23 का जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास है एज पर द बिहार गवर्नमेंट बजट, इट इज 72%। मतलब 100 रुपए में से 72 रुपए अभी भी केंद्र सरकार से ही मिलते हैं। और उसके पिछले वाले ईयर में इट वाज 75। सो पिछले 20 सालों के आंकड़ों के हिसाब से वी हैव नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हियर। और पिछले पुराने आंकड़ों को उठाकर देखेंगे, सो वी विल आल्सो रियलाइज कि धीरे धीरे कहीं हम ना एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम डेवलप करते जा रहे हैं। दिस इज द कैग्स डेटा, आपके स्क्रीन पे यू कैन सी दिस इज द कैग्स डेटा। जो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट में आप देखेंगे जो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी सिर्फ केंद्र सरकार से आने वाले पैसे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जस्ट लुक एट डेटा 2012-13 में जो टोटल कंट्रीब्यूशन था वो 42,178 करोड़। एंड लुक एट द चार्ट, इट हैज इंक्रीज टू 1,19,958 करोड़ इन द ईयर 2021-22। और अभी रिसेंट ईयर में इट प्रेजेंट ईयर इट इज मोर देन 1,65,00,000 करोड़। तो जो भी आप हमारे यहाँ का रेवेन्यू रिसिप्ट का कलेक्शन देख रहे हैं, बिग अमाउंट, दैट बिग अमाउंट इज बिकॉज ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिवॉल्यूशन है। वहीं पे हमारा जो अपना खुद का कर है, हमारा खुद का कर हमारे जीएसटीपी के बढ़ने के बावजूद भी जो हमारा खुद का कर है, वो कर बहुत ही स्टैग्नेंट फेज में रह रहा है। इट इज समवेयर अराउंड 5 to 6%। पिछले 10-12 साल के आंकड़ों को उठाकर देखें, जो हमारा खुद का अपना रेवेन्यू है, इट इज कमिंग आउट टू 5 to 6%। इन फैक्ट इट इज डिक्लाइनिंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीएसटीपी, इट इज डिक्लाइनिंग। सो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हम एड कर्ज फेनोमेना, क्या हम सहायता अभिशाप से ग्रसित हैं? सहायता अभिशाप कॉन्सेप्ट को मैं जरा समझाने का प्रयास करता हूं। सहायता अभिशाप वो कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आपको कहीं बाहरी स्रोत से आपको आर्थिक मदद दी जाती है ताकि आप अपनी वित्तीय क्षमता को विकसित कर सकें। परंतु समय के साथ होता क्या है कि आप अपनी वित्तीय क्षमता विकसित ना करके धीरे धीरे आप उस सहायता पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। 2017 के इकोनॉमिक सर्वे ने, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे हैज टॉक्ड अबाउट दिस फिनोमेना इन वेरी डिटेल। They have termed it RRT, Resource Redistribution Transfer. और उस डॉक्यूमेंट में they have found it because of this RRT phenomena. Many states, बहुत सारे states ने not able to provide inclusive governance, and economic survey finally इस बात को माना कि उनके अपने खुद के टैक्स रेवेन्यू का जो कलेक्शन है बहुत स्लो है, उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत स्लो है, बिकॉज दे हैव डेवलप आरआरटी कर्ज, एड कर्ज, अभिशाप, अनुदान अभिशाप, सहायता अभिशाप। एंड दिस फेनोमेना हैज बीन टेकन फ्रॉम डच डिजीज, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया है। सो इकोनॉमिक सर्वे इस बात की एक्सप्लेनेशन करते हुए इस बात पे जोर दिया कि आखिर ये एड कर्ज फेनोमेना, सहायता अभिशाप विकसित कैसे होता है। सो दे टोल्ड इट व्हेन, जब भी कोई राज्य बाहर से आने वाले सहायता पे डिपेंडेंट हो जाता है या फिर कोई भी संस्था बाहर से आने वाले
सहायता पर डिपेंडेंट हो जाता है, सो इट बिकम एक्सक्लूसिव, या अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे कम होने लगती है, लोगों के बीच में कनेक्शंस कम होने लगते हैं, वहां पे करप्शन, नॉन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस ज्यादा होने लगते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस बुक व्हाई नेशंस फेल, जो 2012 में ऑथर रॉबिन्सन एंड एक्वेग्लू हैज रिटन व्हाई नेशंस फेल। नेशंस फेल बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। और जब भी आपको बाहर से बहुत ज्यादा सहायता मिलता है, वैसे परिस्थिति में आपके यहाँ के इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, और वैसी परिस्थिति में धीरे 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 आप अपनी राजस्व क्षमता को विकसित ना करके आप बाहर से आने वाली सहायता अनुदान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो बिहार की अगर रेवेन्यू कलेक्शन हमने बात किया, सो वी सॉ कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और हमारे जीएसडीपी का रेशियो इज वेरी वेरी हाई। इसके बावजूद भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बिकॉज हमारी खुद की जो अपनी वित्तीय क्षमता है, हमारे जो खुद के अपने रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस बहुत कम है। और हमें ये टाइम है कि वी शुड रियलाइज हम अपने इन रिसोर्सेस को कैसे ऑगमेंट करें, अपने रिसोर्सेस कैसे बढ़ाएं। नाउ कमिंग टू द कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में जो सबसे पहला हमारे पास है, हमने जो लोन दिए हुए हैं बिहार सरकार ने, उस लोन में से कितना पैसा हमें कलेक्ट हुआ है, दैट इज समवेयर अराउंड 440 करोड़। सो इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। उसके अलावा पब्लिक कर्ज, पब्लिक डेट में दो तरह कर्ज आते हैं। एक कर्ज वो जो हमें नॉर्मल मार्केट से पैसा उठाया है, और जो नॉर्मल मार्केट से पैसा उठाया जाता है वो राज्य सरकारें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के माध्यम से उठाती हैं, बिकॉज ये ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स के थ्रू ये पब्लिक डेट उठाती हैं। और बिहार सरकार का जो इंटरनल डेट ऑफ द स्टेट है, दैट इज अराउंड 49,188 करोड़, लगभग 50,000। वहीं केंद्र सरकार से जिन्होंने पैसे उधार लिए हैं इस साल के बजट में, दैट इज 2500 करोड़। सो टोटल कैपिटल रिसिप्ट जो इनका है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 52,127 करोड़ रुपए। सो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट 2,26,798 करोड़, और टोटल कैपिटल रिसिप्ट 52,127 करोड़। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो फाइनली आवर अमाउंट इज कमिंग 2,78,925 करोड़। दिस इज अ टोटल रिसिप्ट। ये हमारी टोटल आमदनी, जिसमें हमारे पास जो हमने कर्ज लिया, जो हमने लोन की रिकवरी हुई, जो हमारे केंद्र सरकार से पैसा हमें मिला, जो हमारे अपने कर राजस्व हैं, उन सभी को जोड़ के फाइनल टोटल अमाउंट इज कमिंग आउट टू बी 2,78,925 करोड़। नाउ वी विल लुक इनटू, अब इस पैसे को हम खर्च कैसे करते हैं। अभी तक हमने बजट का पहला पार्ट देखा। नाउ वी लुक इनटू द सेकंड पार्ट कि हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मनी। सो मोस्टली जो हमारे खर्च होते हैं, दैट खर्च इज कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर वो जो आपको एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे पे करना होता है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सपोज इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, यू आर स्टेइंग इन अ होम, तो आपको रेंट पे होम लिया हुआ है, तो यू हैव टू पे द रेंट, दैट इज कमिटेड एक्सपेंडिचर। आपने किसी हाउस हेल्प को हायर किया हुआ है, डोमेस्टिक हाउस हेल्प को, सो उसको भी आपने कुछ पे करना है, सो दैट विल आल्सो विल कम टू द कमिटेड एक्सपेंडिचर। सो हमारे यहाँ पे सरकार तो जो पैसा खर्च होता है उसको भी हम दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, और वो खर्चे कमिटेड सेंस में होते हैं, मतलब आपको वो खर्चे रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे किसी को देना होता है, लाइक पेइंग सैलरी, पेइंग पेंशन, पेइंग इंटरेस्ट। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक्स टर्म में बात करें, सो दीज आर दोज एक्सपेंडिचर हु डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। सो मोस्टली आपको जो सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, अलग अलग इन मदों में जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, दीज आर ऑल काउंटेड इन दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड वही दूसरी तरफ जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस वैसे एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सपोज यू आर बिल्डिंग अ न्यू स्कूल, आप स्कूल की एक नई बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, सो उस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, दैट विल बी काउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इस साल के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 53,048 रुपए, 53,048 करोड़ रुपए में से मात्र 29,000 करोड़ रुपए ही एसेट बिल्डअप करने के लिए यूज किए जा रहे हैं।
रेस्ट अमाउंट लोन को रीपे करने के लिए दिया जा रहा है। सो कई बार आप बजट डॉक्यूमेंट में क्लेम देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व पे हमने 53,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि 53,000 करोड़ का पूरा हमने एसेट बिल्डअप पे खर्च किया है। एसेट बिल्डअप पे हमने 29,000 करोड़ रुपए ही खर्च किया है। रेस्ट हमने लोन को रीपेमेंट किया है, जो मूलधन है। जो मूलधन का जो प्रिंसिपल अमाउंट को हम रीपे करते हैं, दैट विल बी काउंटेड इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इस पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दैट इज 2,25,676 करोड़ रुपए। एंड द टोटल हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट था उस पर्टिकुलर ईयर का 2,26,798 करोड़। सो रेवेन्यू राजस्व हमारा 2,26,000 करोड़ रुपए है, और जो हमारा रेवेन्यू खर्च है वो हमारा 2,02,25,000 रुपए है। सो हमारा खर्च कम है रेवेन्यू वाले मद पे, और आमदनी ज्यादा है। तो यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार जो रेगुलर खर्चे हैं उस चीज को रेगुलर आमदनी से ही मैनेज कर पा रही है। सो इस चीज को दर्शाने के लिए हम अपने बजट में एक इंडिकेटर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इस बात को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कि आपकी सरकार, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपने खर्चे मैनेज करने के लिए कर्ज लेती है कि नहीं लेती है, अपने ऑपरेशनल खर्च के लिए। जैसे आप अपने गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, क्या आपको इसके लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है कि नहीं लेना पड़ रहा है? सो अगर आपका रेवेन्यू में जो आमदनी है वो ज्यादा, खर्च कम है, सो आपका रेवेन्यू मैनेजमेंट अच्छा है। और आप अगर अपने ऑपरेशनल खर्च के लिए भी कर्ज ले रहे हैं, सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसको एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल समझते हैं कि आप अपने घर में दूध वाले को भी पैसा देने के लिए वो कर्ज लेना पड़ रहा है, सो डेफिनेटली ये आपके बैड फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। सो ऑपरेशनल खर्च के लिए भी अगर आप कर्ज ले रहे हैं, दैट मींस यू आर नॉट इन अ वेरी गुड पोजीशन। सो इसीलिए सभी सरकार का उद्देश्य होता है, इनफैक्ट जो FRBM एक्ट है, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट के तहत रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कर रहा है। आप अपने ऑपरेशनल खर्च के लिए कर्ज मत लीजिए। सो बिहार सरकार का इस पर्टिकुलर ईयर में बड़ी अच्छी बात है कि बिहार सरकार रेवेन्यू वाले पे कर्ज न लेके इनफैक्ट इस पे 1100 करोड़ रुपए पैसे बचा रही है, जो कि आपके कैपिटल में यूज होगा। लेकिन यहीं पे आता है आपका अगला पैराडॉक्स, इन आंकड़ों पे कितना विश्वास करें। पिछले साल बिहार सरकार ने कहा था कि हम इस साल के बजट में 4500 करोड़ रुपए का सरप्लस रखेंगे, हम पैसा बचाएंगे रेवेन्यू मद में। लेकिन जब रिवाइज एस्टिमेट आता है, सो इट हैज एक्सीडेड मोर देन 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स। सो जो गवर्नमेंट ने क्लेम किया, वो गवर्नमेंट उस क्लेम को फुलफिल नहीं कर पाई। तो अगेन यह बजट के आंकड़ों के ऊपर में एक विश्वसनीयता, इनकी विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि आप बजट के आंकड़ों में सही आंकड़े प्रस्तुत कर रहे कि नहीं कर रहे। So it will be a matter of concern. In fact, it will be a very curious position to see whether this year government will be able to meet its target or not. इनका जो 1100 करोड़ का सरप्लस का टारगेट है, whether they will be able to meet, or again this year will be again a fiscal chaos. Now coming to the next indicator, overall पूरे बजट में आपने कितना कर्ज लिया? क्योंकि अमूमन बजट में खर्च ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है। तो टोटल बजट में जितनी आपकी टोटल आमदनी है, और टोटल आमदनी वैसी आमदनी जो आपने बिना कर्जे लिए हुए आपने जो आमदनी आपने कलेक्ट किया हुआ है, आपके वो सारी आमदनियां जो आपने बिना किसी कर्ज का कलेक्ट किया है, वो सारी आमदनी आप एक तरफ कर दीजिए और अपने सारे खर्चे एक तरफ कर दीजिए। और अपने सारे खर्च में से आपके बिना कर्ज की जितने भी पैसे आपने लिए, आपके अपने खुद के हैं, जो भले केंद्र सरकार से आए हों, या फिर आपको ग्रांट से मिला हो, या फिर खुद का अपने नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू है, या फिर आपके किसी ने पैसा दिया है, लोन आपने दिया, वो लोन का आपको रिकवरी में हुआ है, वो सारे पैसे जोड़ के आप घटा दीजिए। तो इससे पता चलता है कि आपने कितना पैसा कर्ज लिया टोटल ओवरऑल। और ये जो कर्ज होता है, दैट इज कॉल्ड राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट ये दर्शाता है कि आपकी सरकार कितना कर्ज ले रही है, और उस कर्ज में भी वो कर्ज किस मद में ले रही है। अगर वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए रही है, दैट दिस टाइप ऑफ डेट इज नॉट गुड, क्योंकि दिस टाइप ऑफ डेट इज क्रिएट्स इंटरजेनरेशनल डिस्पैरिटी। बिकॉज आज की हमारी जनरेशन कर्ज लेगी और वो अगले जनरेशन के लिए
उस पर लाइबिलिटी बन जाएगी बिकॉज कर्ज को चुकाना होगा। सो जितने ज्यादा हम कर्ज लेंगे उतना ज्यादा हमारे अगले जनरेशन के लिए उस पर भार बनता जाएगा। इसलिए हमारा जो फिस्कल FRBM एक्ट है, जो बिहार का भी अपना खुद का FRBM एक्ट है 2006, उसके अंतर्गत आप फिस्कल डेफिसिट को 3% से ज्यादा नहीं कर सकते, और एक्सट्रीम सिचुएशन में इनके सिंह कमेटी के अनुशंसा के बाद मैक्सिमम इसको 3.5% कर सकते हैं। सो 2024-25 के बजट में भी इन्होंने 2.98% का टारगेट रखा है, लेकिन ये टारगेट कितना मीट हो पाएगा, अगेन इसकी विश्वसनीयता पे संदेह है, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने टारगेट 2.98% रखा था, लेकिन जो एक्चुअल आंकड़ा निकल के आया है रिवाइज एस्टिमेट से 8.98%, और 3% हमने टारगेट लिया था और हमारा एक्चुअल में 9% है। और उस एक्चुअल 9% में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, यानी कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। सो दिस क्रिएट्स अ वेरी सिचुएशन जहां पे हमें अपने इन आंकड़ों को विश्वसनीयता पे हमें कहीं ना कहीं संदेह होना लाजमी है। नाउ कमिंग टू थर्ड इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। सो प्राइमरी डेफिसिट कॉन्सेप्ट का इजाद कुछ इस तरह से हुआ था कि प्राइमरी डेफिसिट वो वैसा घाटा है जहां पे आप राजकोषीय घाटा में से जितना भी पैसा आप देते हैं ऋण अदायगी में, ऋण के ब्याज अदायगी में, सो वॉट एवर द अमाउंट यू आर पेइंग फॉर इंटरेस्ट, दैट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर एंटायर डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट में से आपका जो टोटल आपने कर्ज लिया, उस कर्ज में से जितना पैसा आपने घटा दिया जो आपने ऋण के ब्याज पे दिया है, सो ये निकल के आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। इसका उद्देश्य यह होता है घटाने का कि अगर मान लो पिछली सरकार किसी और की रही, उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया, लेकिन उसका ऋण तो अगली सरकार को देना पड़ेगा। सो वैसी परिस्थिति में यह जानने के लिए कि हमारी वर्तमान की सरकार ने कितना कर्ज लिया है, उसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट फॉर दिस ईयर इज अराउंड 8, बहुत कम है, 8,569 करोड़। सो प्राइमरी डेफिसिट इज वेरी लेस, बट अगेन it will depend on the final data. So this is the whole entire numbers, entire हमारे objectives. Now we will look into the very brief कि हमारी सरकार की प्रायोरिटीज कहां पे, हमारी सरकार ने पैसे कहां खर्च किए। सबसे ज्यादा हमने जो इस साल के बजट में जो पैसा खर्च किया, दैट इज ऑन एजुकेशन। ओवरऑल वी आर स्पेंडिंग 21.4%। सो 21.4% का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज वेरी गुड मूव, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिहार जैसे स्टेट जिसकी लिटरेसी रेट इज लो, पर कैपिटा इनकम इज लो, वहां पे एजुकेशन बिकमिंग गेम चेंजर। सो दिस इज अ वेरी गुड मूव। और लेट्स कंपेयर विद द एवरेज ऑफ ऑल द स्टेट्स एज पर द डेटा अवेलेबल बाय PRS 2023-24 के एवरेज पूरे भारत के सभी राज्यों का इट वाज 14.7%, 15% से कम रहा है, और हमारा इस साल का आंकड़ा 21.4%। सो बिहार गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली मूव्ड अहेड ऑन एजुकेशन फ्रंट। इट्स अ गुड मूव। कमिंग टू द सेकंड इंडिकेटर, दैट इज हेल्थ। ऑन हेल्थ दिस ईयर आवर टोटल एक्सपेंडिचर इज 5.7% ऑफ एंटायर एक्सपेंडिचर। अगर अन्य राज्यों की तुलना करें, इट इज 6.2% एवरेज। सो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट ओवरऑल इट्स कॉम्पेरेबल, बहुत इसमें कमी नहीं आई। थर्ड हमारा रूरल डेवलपमेंट, हम कितना खर्च कर रहे हैं। सो रूरल डेवलपमेंट पे सभी राज्यों का जो एवरेज है दैट इज 5%, और हमारा खुद का एक्सपेंडिचर 10.6%। सो ऑलमोस्ट हम सभी राज्यों की तुलना में दुगना खर्च कर रहे हैं। और बिना शहरी रूरल डेवलपमेंट पे इट इज ऑल्सो वेरी गुड साइड। More than 84% population is still residing in rural area. So this expenditure commensurate with its total population in rural areas. So this is also a very good move. लेकिन coming to the agriculture and the total expenditure, it is very less. महज 3% टोटल एक्सपेंडिचर का, जबकि टोटल हमारे यहाँ एवरेज सभी राज्यों का 6% है। सो ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार को एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्च करना चाहिए था। एग्रीकल्चर रोड मैप्स के सभी टारगेट्स को अचीव करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एंड रोड्स एंड ब्रिज पे जो हमारे एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर के 3% है इस बार के बजट में, जबकि अन्य राज्यों में तुलना में ये कम है। अन्य राज्यों का इट्स 4.6%। सो हमारे बिहार में रोड का कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा हुआ, बट स्टिल वी आर लैकिंग ऑन क्वालिटी ऑफ दैट
रिसेंट बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली है जिसमें हमारे सरकार ब्रिज जो बनाई गई थी दे हैव कोलैप्स्ड। सो ऐसे परिस्थिति में टू इंश्योर क्वालिटी फंडिंग शुड बी बिट मोर। So this is the overall analysis of your budget. ठीक है, this analysis is a very comprehensive analysis for your prelims as well as your mains. So hope you like this session and share with the people.